किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, किस प्रकार से भरे जाते हैं, फिर उस कोश के अंदर बेटा उपकोश और कक्षक आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो आपका कोश है और कोश के अंदर ही बेटा क्या उपकोश है और उपकोश के अंदर बेटा कक्षक है। समझ, यस उपकोश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने सबसे पसंदीदा परिवार बिहार बोर्ड टॉपर्स विद्याकुल में। प्यारे दोस्तों, आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। देखा जाए बेटा, कोई भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि उस तत्व के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, किस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक है, आज हम बहुत बेसिक से समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा ये कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हो, आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। कक्षा 10 में भी बेटा थोड़ा बहुत पार्ट इसका पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक नहीं पढ़े तो आज की क्लास में हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक बता देता हूं, एक पार्ट समझाता हूं। मान लो कोई परमाणु, मान लो आपके पास सोडियम है। ठीक है बेटा, सोडियम जो है, सोडियम किस प्रकार से बनता है मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो ये देखो सोडियम जो होता है, सोडियम परमाणु कैसे दिखता है वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ, ठीक है, इस प्रकार से ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये बन गया और एक और, हाँ मैं कैसे बना, ठीक है, 1 2 3 और एक और बनाना है बेटा, एक और बनाना है ऐसे, ये ठीक है, आप परफेक्ट बना। तो सोडियम की अगर बात कर रहा हूं मैं, अगर सोडियम परमाणु का एग्जांपल लेके सॉल्व करना चाहूं इसको, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो सोडियम परमाणु, ठीक है, सोडियम परमाणु, तो हम इसके बारे में समझ रहे हैं पहले तो सोडियम परमाणु। ठीक है, तो बेटा सोडियम परमाणु की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसके जस्ट बीच भाग में जो मध्य भाग है वो बेटा वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें आपके जो धनावेशित भाग है इसमें बाबू आपका ये क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन बेटा कैसा होता है, ये आपका धनात्मक होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, जो बेटा प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है और प्रोटॉन धनावेशित है, इसी कारण अगर इन दोनों का आवेश देखा जाए तो बेटा कैसा आवेश होता है, धनावेशित होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस धनावेशित भाग को बेटा क्या बोलते हैं, इसी धनावेशित भाग को हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, इसी धनावेशित भाग को बोलते हैं जो परमाणु के केंद्रक पर उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। अब इसी नाभिक के चारों बेटा बोर मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा, बोर मॉडल का जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोर मॉडल में बेटा ये बताया गया कि इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षक में, ठीक है, एक निश्चित कोश, देखो ये कोश की बात करें 1 2 3, इस प्रकार से अनंत कोश होते हैं बेटा, 4 5 6 7 बेटा अनंत हमारे पास क्या होते हैं, कोश होते हैं। ठीक है, कोश होते हैं, कोश के अंदर उपकोश होते हैं, उपकोश के अंदर कक्षक होते हैं। मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, कोश होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, कोश होता है, फिर इसका छोटा भाग क्या होता है बेटा, उपकोश होता है, और फिर उपकोश के बाद क्या आते हैं, कक्षक आते हैं। ठीक है, फिर बेटा क्या आते हैं, कक्षक आते हैं। तो देखा जाए जब अगर हम परमाणु की बात करें बेटा, तो परमाणु पहले किसमें डिवाइड होता है, आपका पूरा कोश में, और साथ ही साथ किसमें बेटा, नाभिक में, और फिर उस कोश के अंदर बेटा उपकोश और कक्षक आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये जो कोश हैं, ये बेटा इन्हीं के बारे में बात करूं, ये जो कोश हैं, इन्हीं कोश में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इन्हीं कोश में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, इन्हीं कोश में बेटा आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 1। ठीक है, अब देखो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, सर आपने कैसे नंबरिंग भर दी, तो बेटा इसी नंबर के बारे में अभी मैं जिक्र करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से। देखो कहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले कक्षक में, जैसे देखो पहले कोष में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब अब देखो पहले सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले बेटा आपको कोष दिखेगा, उसके बाद बेटा कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, उपकोष में होगा, उसी के अंदर आपका कक्षक होगा। समझ लो ऐसे, अगर मैं एक सर्किल की बात करूं तो बेटा इस प्रकार से देखो आपका कोष है और कोष के अंदर ही बेटा क्या उपकोष है और उपकोष के अंदर बेटा कक्षक है। समझ लो ये पापा है या कह सकते हैं ये हमारे ग्रैंडफादर है, ठीक है, जैसे परिवार में नहीं होता है ग्रैंडफादर, ठीक है, फिर बेटा ग्रैंडफादर के बाद हमारे कौन आते हैं, फिर बेटा फादर आते हैं, ठीक है बेटा, फिर फादर आते हैं, उसी प्रकार हम फिर उसके बाद हमारे सन या डॉटर आते हैं, ठीक है, सन या डॉटर आते हैं। बस वही समझो, बस वही कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ कोष क्या है, कोष सबसे बड़ा भाग है जिसके अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर बेटा कक्षक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, इतनी बात समझ में आ गई है तो हाँ बोल दो भाई बेटा एक बार, सब लोग यस बोल दो एक बार, ठीक है। चलो अब समझते हैं आगे बेटा, अब आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने इतना अगर समझ लिया तो अब समझो जो कोष है बेटा, कोष मैंने बताया क्या होते हैं, इसको या तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट तक, या कहीं कहीं आपको दिख जाएगा ये K L M N, ठीक है, इस N O इस प्रकार बेटा आपका अनंत ये भी चलता जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो उपकोष की बात करें तो बेटा उपकोष जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, जो उपकोष बेटा होते हैं ये फिक्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, S P D, ठीक है, ये F, इस प्रकार से बेटा 4 आपके उपकोष उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब बेटा अब देखो अब उपकोष के अंदर क्या है, कक्षक है। तो अब बात करेंगे, अगर यस उपकोष की बात करें बेटा तो यहां क्या होते हैं, यहां सिर्फ एक कक्षक होता है, यहां क्या होता है, सिर्फ एक कक्षक होता है, ठीक है, सिर्फ एक कक्षक होता है। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब अगर बात करें पी उपकोष की तो बेटा यहां 3 कक्षक होते हैं बेटा, अगर पी उपकोष की बात करें तो यहां कितने होते हैं बेटा, 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां देखो 3 कक्षक लिख दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं डी की, ठीक है, अगर बेटा मैं बात करता हूं किसकी, डी की बात करूं तो बेटा डी में क्या होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है, डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 हो गया 5 ना। और अगर मैं यफ की बात करूं बेटा तो यफ में टोटल होते हैं आपके 7, ठीक है, यफ में बेटा कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बन गया ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि देखो कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। कोष की बात करें तो कोष बेटा आपके इनफाइनाइट होते हैं, उपकोष की बात करें बेटा तो उपकोष आपके 4 होते हैं जो फिक्स होते हैं, SPDF। अभी बेटा उसके बाद आता है कक्षक, तो अगर यस उपकोष की बात करें तो 1 कक्षक होता है, पी उपकोष की बात करें तो 3 कक्षक होते हैं, डी की बात करें बेटा, अगर हम डी की बात करें तो बेटा 5 कक्षक होते हैं, और अगर हम यफ की बात करें तो बेटा यहां कितने, 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। चलो इतनी अगर क्लियर हो गया तब इसके आगे वाले पार्ट में चलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और नोट करना है कि बेटा एक कक्षक में, ठीक है, एक कक्षक में बेटा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किस फॉर्म में बेटा, किस फॉर्म में, एक अप ऊपर की तरफ, एक बेटा नीचे की तरफ, ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर मैं इसमें साथ ही साथ ये भी बताता जाऊं कि अगर हमारे पास यस उपकोष है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, पी उपकोष है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी है तो कितने भर सकते हैं, एफ है तो कितने भर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज में जिक्र करते हैं। अगर मान लो यस उपकोष है, ठीक है, यस उपकोष है, ठीक है, ये उपकोष हो गया, ठीक है बेटा, ये आपके कक्षक हो गए, ये कक्षक हो गए, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब इसमें हम समझने वाले हैं, अगर यस उपकोष हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है, इतने आपके इस प्रकार से हो गया। अब देखो यस है तो इसमें बेटा एक कक्षक, 1 3 5 7। अब आपको याद करना आसान हो जाएगा, जैसे यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, पर बेटा अब यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हो कि अगर यस उपकोष है तो उसके लिए एक कक्षक है, पी है तो 3, डी है तो 5, और आपका क्या एफ है तो बेटा 7 हो जाएगा।
अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि अगर एक कक्षक है तो बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मतलब यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी है बेटा तो इसमें 2 से गुणा कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैक्सिमम, अधिकतम की बात की जा रही बेटा, अधिकतम की बात की जा रही, ठीक है, अधिकतम की बात की जा रही है। अधिकतम मतलब 1 से लेकर बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से लेकर बेटा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक एक सब में ऐसे रख दो, एक एक बेटा ऐसे सब में रख दो। अब जो आगे वाला स्टेप रहेगा, अंत वाला, जो बेटा देखो 5 कक्षक है तो टोटल कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। अगर एफ की बात करें तो 7 कक्षक है तो बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा ना, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आधार पर चलते हैं। अब आपको एक नियम मैं आपको बताता हूं कि किस नियम के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वो नियम कौन सा है बेटा। वो नियम है आपका ऑफ-बाउ नियम, ठीक है। कक्षा 10 कक्षा 11 बेटा इन दोनों में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेटा ऑफ-बाउ नियम ये कहता है, ठीक है। अभी देखो हमने उपकोष के बारे में समझ लिया अच्छे से, ठीक है। उपकोष के बारे में बेटा हमने अच्छे से समझ लिया। अब उन्हीं उपकोषों के आधार पर बेटा यहाँ पे क्या इस नियम को बनाया गया। तो इस नियम को मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो अभी हम सोडियम की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी हम सोडियम की बात कर रहे थे और सोडियम बेटा क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। सोडियम 11 होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। सोडियम 11 होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक बोलो या इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बात एक ही है, ठीक है। या जो 11th बेटा वो क्या होता है, वो आपका परमाणु क्रमांक भी होता है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं। या बेटा हम इसको प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ये आपस में बराबर होती है, साथ ही साथ परमाणु क्रमांक भी इसे कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ही तो भाई भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ही तो पता लगा रहे हैं कि सोडियम में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो बेटा इसे क्या होता है, पहले आता है 1s, ठीक है, पहले आता है 1s। देखो इसकी बात हम कर रहे हैं इस टेबल में, देखो पहले क्या आया था, पहले बेटा आपका 1 आया था ना, ये 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, इस प्रकार से बढ़ते चले गए। तो पहले आपका कोष हो गया तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा। अब बेटा पहले कोष की अगर बात करें, ठीक है, पहले कोष की बात करें तो पहले में यस आ गया, फिर 2s 2p इस तरह। अब देखो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 हमने भर दिया। अब देखो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर दिया। उसके बाद पी में हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 भर दिए, और 3 आपका यस 1 हो गया। तो टोटल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टोटल 11th पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा है कि सर आपने ये कैसे कर दिया, 1s रख दिया, 2s 2p 3s कैसे आ गया भाई। तो बस बेटा अब इसको समझते हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है। ये कैसे क्रम आ रहा है, इसी क्रम को बताने के लिए ऑफ-बाउ नियम साहब आए थे। ऑफ-बाउ ने बताया था कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा आपके पास एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ये हम क्रम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, इस क्रम को हम कैसे याद रखने वाले हैं उसके बारे में। तो बेटा मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि 1s जैसे 1 है ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे आप लिख लो इस प्रकार से। अब देखो पहला 1 लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो क्या करोगे यहाँ पे, अगर 1 लिखा है तो बेटा क्या करोगे, 1s लिख दो, पहला कक्षक पहला उपकोष। 2 लिखा है तो इसमें बेटा 2 उपकोष आ जाएंगे, ठीक है। 3 लिखा है तो बेटा यस पी डी तीनों आ जाएंगे। 4 लिखा है तो यस पी डी एफ आ जाएगा, ठीक है। 5 लिखा है तो फिर से यस पी डी एफ हो जाएगा। अब यहाँ से डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा, 6 है, 6 तो बेटा किसके पैरेलल आ जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे याद रखो, इसको ऐसे ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे क्रम याद रखना, रिवर्स में चलता है, ठीक है। तो देखो अब ये किससे रिलेट कर रहा है, 3 से रिलेट कर रहा है, तो बेटा क्या होगा, ये एस पी डी हो जाएगा। अब ये 7 किससे, 2 से रिलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस पी हो जाएगा। और आपका ये 8 1 से रिलेट कर रहा है तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ एस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या करना होता है, इसमें कैसे क्रम याद कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ बेटा आप तिरछी लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींच दिया 1, ठीक है। फिर बेटा दूसरी हम लाइन ऐसे खींचेंगे 2, ठीक है, दूसरी हो गई। फिर बेटा हम यहाँ तीसरी खींच दिया, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी इसमें लाइन खींचिएगा, ठीक है। ऐसे ये हो गया एस पी, ठीक है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट आता है, ये हो गया 3s2 3p, हाँ ये बेटा ऐसे ही हो गया। वैसे ही बस तिरछा खींचते चले जाओ, आप लोग भी तिरछा ही ऐसे खींचते चले जाओ, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही तिरछा खींचते चले जाइएगा, ठीक। ये देखो, ठीक है।
ये देखो, ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ये देखो, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे लाइन बन गई, अब हमारे पास ऐसे लाइन बन गई, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं, अब हमें इसके नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका अगला हिस्सा, ठीक है, इसका अगला हिस्सा बेटा हमको इसका जो पिछला हिस्सा है इसको किससे जोड़ना है, इससे जोड़ना है, ठीक है, इससे जोड़ना है। उसके बाद बेटा आप कहाँ आना है, फिर अब इसके देखो ऐसे, ठीक है, एक मिनट ऐसे बताता हूँ कैसे क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। हमने इसका अगला हिस्सा किससे जोड़ा है भैया, इसके पिछले से, ठीक है, ध्यान देना, 1s2 2s2 2p6 यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, एक मिनट और, इसको देखो, इसको बेटा ऐसे जोड़ना, यहाँ जुड़ा, इस तरह यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके ऐसे जोड़ो, पिछला को इसके अगले हिस्से को इसके पिछले से, इसके अगले हिस्से को इसके पिछले से, देख रहे हो बेटा, देख रहे हो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे बन रहा है ना भाई, ऐसे बन रहा है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो ना, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना भाई। ये देखो, ये देखो, बस ऐसे ही बना देना इसको, ठीक है। बढ़िया, तिरंगा किधर दिख रहा है ना, एकदम तिरंगा बन गया भाई। अब हमें क्या करना है, अगर मान लो पहाड़ी मार्ग में आप चल रहे हो तो बेटा वहां क्या दिखाया जाता है, आपको डायरेक्शन बताया जाता है किधर से किधर चलना है। तो डायरेक्शन बेटा क्या होगा, डायरेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से, डायरेक्शन ऐसे है, जिधर एरो दिखे उधर आपको बढ़ते जाना है, जिधर एरो दिखे बेटा उधर आपको बढ़ते जाना है, जिधर एरो दिखे उधर आपको, देख रहे हो, पहले नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे ही करते चले जाना, ठीक है। नीचे ऊपर करते चले जाओगे बेटा, आपको ये रूट पता चल जाएगा, रूट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से बेटा अगर मैं इस रास्ते को आपको एक सीरीज के फॉर्म में इसको अगर कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो बेटा कुछ सीरीज इस प्रकार से बनती है, ठीक है। आपका यस है, देखो इसके साथ लेके चलना 1s, ठीक है, यहाँ से क्या बेटा बनेगा 1s, ठीक है। इसके बाद देखो 2s, देखो यहाँ से देखो इसको भी साथ ले लेना 2s, ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ से, ये देखो जैसे रास्ता हमें मिला था वैसे हम चलते चले आ रहे हैं, देखो 2s पे आए, फिर देखो इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, फिर 2p पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2p के साथ ही तो है, तो कहाँ जाएंगे बेटा 2p पे जाएंगे। अब देखो p के बाद कहाँ आ रहे, यस पे आ रहे, किसके यस पे, 3 के यस पे, तो बेटा क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा। फिर उसके बाद यस के बाद बेटा कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं भैया, प्री पे आ रहे हैं, ये p पे आ रहे हैं, किसका p है, ये 3 का p है ना, तीसरे का p है। और बेटा तीसरे के p के बाद कहाँ आ रहे हैं, यस पे आ रहे हैं, तो बेटा कहाँ आ जाएगा, ये 4s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा। अब 4s के बाद बेटा हम कहाँ आ रहे हैं, d पे आ रहे हैं, किसका d है, ये 3 का d है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, ठीक है। अब d के बाद कहाँ आ रहा है, p पे आ रहा है, तो बेटा किसका p है, ये 4 का p है, तो 4p हो जाएगा, ठीक है। 4p के बाद बेटा हम कहाँ आ रहे हैं, 5s पे आ रहे हैं ना, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5s हो जाएगा। अब s के बाद बेटा हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये d पे शिफ्ट हो रहे हैं, किसका d है, ये 4 का d है, ठीक है, ये 4 का d हो गया। अब 4 का d के बाद बेटा हम कहाँ आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। अब 5p के बाद बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, s पे, किसके s पे, 6s पे, ठीक है, 6s पे आ रहे हैं, ठीक है, 6s पे आए। उसके बाद हम देखो कहाँ जा रहे हैं भैया, f पे आ रहे हैं, किसका f है, ये 4f है, किसका f बेटा, ये 4f है। उसके बाद 4f के बाद कहाँ आ रहा है, d पे आ रहे हैं ना, ये d किसका बेटा, ये d किसका है, 5 का d है ना, ये देखो 5 का d है, इसके सामने देखो। और उसके बाद p पे आ रहे हैं, किसका p है बेटा, ये 6 का p है ना, तो इसके बाद क्या हो जाए 6p आ जाएगा। फिर बेटा इसके बाद अगर और आगे बढ़े तो किसका आ गया, 7s आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 7s आ जाएगा। 7s के बाद बेटा अगर हम यहाँ 7s यहाँ आ गए, उसके बाद क्रम हमें कहाँ लेके चल रहा है, यहाँ पे AF पे, तो बेटा इसके बाद 5F आ जाता है ना, 5F आ गया। उसके बाद बेटा कौन सा आया, 6D आ गया, 6D, फिर 7 आपका क्या आ जाएगा, 7P आ जाएगा, और उसके बाद बेटा आपका 8S आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें रूट पता चल गया कि भैया अपने घर से निकले हैं तो पहले किसकी घर आएगा, किसका दुकान आएगा, इस तरह से हमें क्या हुआ, इस रूट के थ्रू हमें पूरा का पूरा क्रम पता चल गया। तो बेटा ये क्रम जो है ना, ये क्रम आपको क्या बताता है, ये बेटा क्रम बताता है उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा। क्या बताता है बेटा, उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा, ठीक है। ये क्या बता रहा है बेटा, उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा, ठीक है, ये बताता है। अगर बात की जाए 1s की और 2s की, तो बेटा किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, 2s की ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी बेटा, 1s से जो 2s की ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है बेटा, उपकोषों की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो बेटा यही नियम यहां से निकल के आता है, यहां से बेटा यही निकल के आता है कि देखो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, आप बाउ नियम के द्वारा,
ऑफ-बाउ नियम के द्वारा बेटा यही बताया गया है, ठीक है, ऑफ-बाउ नियम के द्वारा बेटा यही बताया गया है, ऑफ-बाउ के नियम, ठीक है, के नियम द्वारा बेटा आपको यही बताया गया है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, विन्यास उपकोषों के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। समझ रहे हो? मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस वाले में भरेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बेटा हम 1s में भरेंगे, उसके बाद बेटा कहाँ भरेंगे? 2s पे, फिर 2p पे, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से हम आगे क्या करेंगे, मतलब जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा सभी को? इतनी बात क्लियर हो गई कि जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था तो देखो हमने इसीलिए ये एग्जांपल हमने सबसे पहले सॉल्व किया कि अगर देखो अब वो वाले जो हमने अभी टेबल बनाई बेटा, ये वाली टेबल जो बनाई, ये टेबल का उपयोग यहाँ करते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में। अब देखो आपको एक एग्जाम्पल यही सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे आपका 1s है, पहले 1s आया, अब बेटा यस में क्या होता है, यस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये देखो हमने यहाँ पे बात की है, यस में जो कुल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं और एफ में 14 भर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं और इस, ठीक है, इस टेबल का हम उपयोग करते हैं, इस जो ट्रिक का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो उदाहरण मान लो ले लेते हैं एक, ठीक है, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लो ले लेते हैं क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बेटा, तो हाइड्रोजन देखो 1s1, मतलब यही जो नंबर लिखा है बेटा, यही नंबर क्या है, यही नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। यही बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 1s, पहले देखो क्या आया, पहले क्या आया बेटा, 1s आया। अब यस में हम क्या कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो लिथियम है, मान लो लिथियम है, कितना होता है बेटा, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, देखो पहले हमने क्या किया, 1s लाया, देखो पहले हम क्या लाए, 1s लाए। अब 1s, यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन भाई बचा हुआ है ना, क्योंकि 3 है, तो 3 में 2 भर गए, 1 अभी बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी क्षमता तो खत्म भाई, क्योंकि यस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यस एक 2 किलो वाला डिब्बा है जिसमें हमने 2 किलो इलेक्ट्रॉन भर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास 1 किलो और बचा है, तो हम क्या करेंगे, अब उसके अगले वाले डिब्बे का उपयोग करेंगे। तो बेटा अगले वाला डिब्बा क्या है, 2s है, इसमें बेटा हम 2 किलो भर सकते हैं। तो अब 2 किलो क्या, हमारे पास सिर्फ 1 ही किलो तो बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 1 किलो भर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। चलो अब मान लो, अब देखते हैं किसका भाई, मान लो करते हैं ऑक्सीजन का और बेटा फ्लोरीन का देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्सीजन बेटा 8 होता है, फ्लोरीन है तो 9 होता है। बेटा आप लोग कम से कम परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन बेटा हम वही क्रम में चले तो क्या होगा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, ठीक है। अब देखो 2s2, 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें देखो 2 हो गया, इसमें 2 हो गया भैया। पी में टोटल कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। देखो यस में 2 भर सकते हैं, पी में 6 टोटल भर सकते हैं, यस में 2, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम इसको सबको पहले मैं आपको अगर बता दूं बेटा, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन, डी है तो 10 भर सकते हैं, पी है तो 6, यस है तो 2, डी है 10, पी है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एस है तो 2, एफ है तो बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी है तो 10, ठीक है, पी है तो 6, 7s2, 5f14, डी है तो 10, पी है तो 6, एस है तो बेटा 2, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे भरी गई है। हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम उतना भर सकते हैं, भले ही आपके पास 10 किलो का डिब्बा रखा हो, पर अगर आपके पास सिर्फ 1 किलो वस्तु रखी है तो सिर्फ 1 ही किलो तो भरोगे,
भाई ये इसका इंतजार तो नहीं करोगे कि जब तक हमारे पास 10 किलो आएगा नहीं सामान तब तक हम नहीं भरेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास इतने स्पेस वाले डिब्बा मौजूद हैं, अब उसमें आपके पास जितनी मात्रा है उतना ही भरोगे। ठीक है, तो अब चलो यहां बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, 1s2 2s2 हो गया। इसके बाद बेटा आपका 2p आता है। ठीक है, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बचे हैं, पर ये जो p वाला बॉक्स है बेटा हम कितना भर सकते हैं, p वाले में 6 भर सकते हैं। p वाले में बेटा कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, पर हमारे पास सिर्फ 4 बचा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 किलो भर देंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब फ्लोरीन की बात करें तो फिर से वही आप टेबल लेके चलते हैं, 1s2 2s2 2p, देखो 4 हो गए, 5 बचे हैं बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो और प्रैक्टिस करते हैं बेटा, खूब खूब प्रैक्टिस करेंगे। मान लो सोडियम आ गया। ठीक है, सोडियम आ गया, आपके पास एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम है बेटा आपका 11th होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, मैग्नीशियम आपका ये होता है। ठीक है, क्लोरीन बेटा 17। ठीक है, और आपका कैल्शियम 20, कैल्शियम बेटा कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और पोटेशियम आपका 19 होता है, पोटेशियम कितना होता है, 19 होता है। इतना, चलो यहां तक चलते हैं। तो अब इन सब का प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के। ठीक है, आपका सोडियम है, तो अभी देखो, अब याद करो, पहला है तो बेटा 1s से शुरू हो रहा है और यस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s 2 2p6, अब देखो 3s। अब देखो यहां तक काउंट कर लो, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन बेटा हो गए ना यहाँ पे। अब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अगर हो गए हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, अब सिर्फ एक बचा तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम का, यह क्या हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6, अब बेटा यहाँ 3s2, देखो ये भी भाई फुल हो गया। अब इसके आगे आएंगे 3p आता है बेटा, देखो इसके बाद क्या आता है, 3p आता है, क्या आता है बेटा, 3p आता है। ठीक है, तो अब 3p में हम 6 भर सकते हैं, पर हमारे पास सिर्फ बचा क्या, एक ही बचा है भाई, तो जब एक ही बचा है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, बताओ ये भी समझ में आ गया ना सभी को, ये भी आ गया। अब मैग्नीशियम की बात करते हो बेटा, 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2, देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए थे, यहां 2 यहां हो गया। ठीक है, अब एक और तरीका के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथ साथ आपको बताते चल रहा हूं बेटा। देखो ये पहला कोष है ना, ये पहला कोष है, पहला कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 है, बस इतना लिख दो। अब देखो यहां देखो 2 कोष हैं, तो बेटा पहले वाले में कितना 2 है और दूसरे वाले में बेटा कितना 1 है, तो इसका दूसरे प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रकार का। इसकी बात करें बेटा, इसमें देखो एक और बन रहा है, देखो पहले कोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में कितना बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें तो यहाँ क्या है, 2 है, इसमें टोटल 7 है, तो इसका अगर फ्लोरीन की बात करें 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी सोडियम की बात करें बेटा, तो पहले में 2 है, फिर दूसरे में बेटा कितने 8 हो गए, फिर तीसरे में बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, इसकी बात करो बेटा, यहाँ 2 है, ये वाले में देखो, इतने में देखो कितना है बेटा, टोटल 8 है, इतने में देखो बेटा कितना, तो तीसरे वाले कोष में कितना है बेटा, 2 1 3 है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के लिए इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और हम इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, जैसे देखो पहले वाले में कितना है बेटा, 2 है, फिर इसकी बात करें बेटा कितना टोटल है, यहाँ पे टोटल 8 है, और बेटा यहाँ कितना है, टोटल 2 है। तो देखो इसका हमने 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी सीख लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में बेटा, क्लोरीन है, ये क्या है बेटा, क्लोरीन है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन है, अब क्लोरीन 17 है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाएगा। ठीक है, 3p5 हो जाएगा। अब देखो इसके फिर से देखो, इसमें पहला बेटा 2 हो जाएगा, दूसरा देखो कितना 2 6 8 हो गया, और तीसरा बेटा कितना है, 7 हो गया। ठीक है, चलो अब इसकी कैल्शियम की बात करें बेटा, कैल्शियम 20 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बेटा आपका यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आया। अब देखो इसमें पहले वाले में देखो 2 है, दूसरे वाले में देखो कितना 8 है। ठीक है, इसमें तीसरे वाले में देखो 8 है, और चौथे वाले बेटे कितना 2 है, तो इसका देखो हमने दोनों प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, 2 8 8 2। ठीक है, 2 8 8 2। पोटेशियम बेटा, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलो करते हैं। इसमें क्या होगा पोटेशियम में, तो इसको देखो 1s2, ठीक है, 2s2
2p6 3s2 3p, देखो कितना 12 हुआ है, 12 6, और ठीक है इसमें आपका 4s1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 4s1 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा। इसका अगर हम कोस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो बेटा ये 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हुआ, ये भी 8 हो गया, और ये बेटा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसमें आपका 2 अपवाद बनते हैं, एक आपका अपवाद बनता है क्रोमियम का, ठीक है, एक 24, और बेटा आपका एक कॉपर 29। ठीक है, इनका मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यही अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, अब देखो 24 है तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6, जैसा हमने पढ़ा है वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते चले जाए। 3p6 4s2, ठीक है, और 3d क्या बनेगा, 3d4 बनेगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा वैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब समझो यहाँ पे बेटा जो 3d4 है और 4s2 है, इसी में बेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर हम स्टेबल स्थायित्व की बात करें तो अगर d कक्षक है बेटा, d कक्षक है, ठीक है, अब देखो इधर का आपका 4s था, 4s बेटा ये 4s2 है, ये 3d4 है। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या होता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हैं, यहाँ बेटा 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जानते हो अगर हमारे पास ऑप्शन हो, अगर हमारे पास मौका हो तो हम क्या कर सकते हैं, 3d4 को बेटा हम 3d5 अगर कर दें, अगर 3d4 को बेटा हम क्या करें 3d5 कर दें। अगर ज्यादा बना दिया क्या, मैंने ज्यादा बना दिया क्या, 5, हाँ, अगर 3d4 को मैं 3d5 बना दूं तो बेटा ये क्या हो जाता है, ये ज्यादा स्थायी हो जाता है, ये बेटा क्या ज्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है, ज्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है, ज्यादा स्थायी हो जाता है, और क्या होता है, ये कम स्थायी होता है। अब ज्यादा स्थायी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 4s वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शिफ्ट करा देते हैं, यहाँ पे क्या करा देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं। तो इसके चलते बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बन जाता है, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बन जाता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, और 3d में बेटा आपके क्या 5 हो जाते हैं, तो यहाँ से आपका 4s1 हो जाता है, और ये 3d5 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यही परिवर्तन आता है, जिसके चलते बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, तो बेटा इस वजह से आपका जो देखा जाए इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सही वाला माना जाता है वो वाला ये माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि इससे ज्यादा ये स्थायी था, और इसी का इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, इसी का इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे वाले कक्षक में शिफ्ट कर दिया बस। अगर ये बताओ, अगर भाई भाई में लेन देने में कोई अगर स्ट्रांग बन रहा है तो स्ट्रांग बनने दो ना, तो इसके चलते क्या हो गया 3d5 हो गया। सेम कंडीशन बेटा यहां भी उपयोग में आती है। देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s2 3d9 बन रहा है। ठीक है, 3d9 बन रहा है। अब बेटा फिर से वही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपका 4s2 है, ठीक है, जो आपका 4s2 है और जो आपका 3d है, देखो 1 2 3 4 5 बन गया ना। अब देखो 4s2 बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3d में बेटा 9 इलेक्ट्रॉन 9, ठीक है, 9 है। तो बेटा अगर हम क्या करें यहाँ से, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 4s1 हो जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3d 10 हो जाएगा। ठीक है, 3d बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 3d 10 हो जाएगा। ठीक है, 3d 10, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। अब देखो ये क्या हो गया, ये 3d 10 हो गया है, ये आपका 4s1 है। ठीक है, 4s1 है, तो बेटा जो आपका 3d 10 है ना, ये क्या होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है बेटा, ये ज्यादा स्थायी होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है बेटा। ये क्या होता है, ये कम स्थायी होता है। तो हमें कम स्थायी से ज्यादा स्थायी करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर दिया, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह बदल दिए, बस और कुछ नहीं किया। तो इसके चलते बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 3d10। ठीक है, तो बताओ सभी को। अब देखो यहां से क्या होगा बेटा, अब यहां से सही वाला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और यहां कौन सा सही था बेटा, ये वाला। ठीक है, तो सभी को अब देखो अपवाद भी हमने प्रैक्टिस करवा दी, जो आपके नियम आपके जो सिंपल वाले थे उनके भी हमने प्रैक्टिस करवा दिए। आई होप अब आपको ये सारे जो डाउट्स थे, जो आपके जो प्रॉब्लम्स थी कि सर अपवाद हो तो कैसे करें, या कोई भी तत्व हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, तो बेटा उसका समाधान आज की क्लास में हो गया। ठीक है,
तो चलिए बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।